हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस विद नवाज में। कल हमने क्लास 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एएमयू क्लास 6 एंट्रेंस में हिंदी के सवाल थे उसको हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th में साल 2024 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 9th के एंट्रेंस में कौन से हिंदी के सवाल पूछे गए थे। यानी 2024 के जो PYQ है हिंदी से रिलेटेड उसको हम जानने वाले हैं, ताकि हम क्लास 6 और 9th में हिंदी की क्या सिलेबस है, क्या सेम सिलेबस हिंदी का है या फिर कुछ डिफरेंस है हिंदी में क्लास 6 और 9th के सिलेबस में, उसको भी हम जान लेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th के PYQ 2024 से। पहला जो सवाल आपका आप देख रहे हैं जो समास से जुड़ा हुआ है। समास, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान है। यानी हम जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक पदों का जब मेल होता है तो उसको हम समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल को जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास के बहुत सारे भेद होते हैं। कौन कौन सा, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और फिर अव्ययी भाव समास। और यहाँ पर बात हो रहा है बहुब्रीहि समास का। तो बच्चों मैं बता दूं कि बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और बहुब्रीहि समास में अन्य पद को प्रधान माना जाता है। यानी इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह होगा अन्य पद। अन्य पद यानी बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अन्य पद से यह जो बहुब्रीहि समास होता है वह अन्य पद पर निर्भर करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं चक्रधर, यानी चक्र को धारण करने वाला। इसका सीधा सिंबल भगवान की तरफ जा रहा है, चक्रधर। लंबोदर, लंबोदर, लंब और ओदर यानी जिसका जो है पेट बड़ा हो, लंबोदर। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें अन्य पद प्रधान होता है, वैसे जो शब्द होते हैं उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो पहले प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा अन्य पद। वैसे ही हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है। सचिन, मनमोहन सिंह, बंदर और भावना। तो सबसे पहले हम संज्ञा की बात कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न था बच्चों वह रिलेटेड था आपके समास से जुड़ा हुआ प्रश्न था जो हमारे हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है। वैसे ही जो दूसरा प्रश्न है वह संज्ञा से जुड़ा हुआ है। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और उसके बाद से हम बात करेंगे इस प्रश्न पर। चलिए, तो संज्ञा सबसे आसान चैप्टर जो है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वह यही है कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्यतः 3 भेद ही माने जाते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाता है, तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का जो नाम होता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष स्थान का नाम हो या किसी विशेष स्थान का नाम हो, किसी विशेष जानवर का नाम हो, तो उन विशेष स्थान, व्यक्ति या जानवर किसी भी नाम को जो विशेष हो उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा कहलाते हैं जो किसी एक विशेष समुदाय के लिए उपयोग किए जाते हों, जो किसी एक विशेष वर्ग के लिए उपयोग किए जाते हों। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से हमें यह नहीं सीखना है कि वह किस जाति का है। जैसे मनमोहन सिंह यानी यह सिंह है तो यह जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा कहलाते हैं जो किसी एक विशेष वर्ग को जो किसी एक विशेष वर्ग के लिए प्रयोग किए जाते हों, जो किसी एक विशेष समूह के लिए प्रयोग किए जाते हों। जैसे आप देख रहे हैं बंदर, बंदर के कई प्रजातियां होती हैं लेकिन उनका एक ही नाम यूज किया जाता है, वह है बंदर, चाहे वह किसी भी प्रजाति का बंदर हो।
तो जातिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष वर्ग के लिए, किसी एक विशेष जानवरों के वर्ग के लिए, मनुष्यों के वर्ग के लिए, तो वे संज्ञाएं जो होती हैं उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप योगी कह लीजिए, योगी में भी बहुत सारे योगी होते हैं, तो योगी जो शब्द है वह भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, एक समूह के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो वैसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर, चाहे वह हड्डी का डॉक्टर हो, चाहे वह दिल का डॉक्टर हो, चाहे वह किसी अन्य रोग का विशेषज्ञ होता तो डॉक्टर ही है ना। तो डॉक्टर जो है एक वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके लिए डॉक्टर जो है क्या हो जाएगा, वह भी आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। हमें यह नहीं देखना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सिंह है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, बिल्कुल भी नहीं, वह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगर मनमोहन सिंह है तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसके लिए मनमोहन सिंह भी नहीं होगा, सचिन भी नहीं होगा और भावना भी नहीं होगी। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा हमारा, बंदर। वैसे ही हम तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वह है अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि, अब यह अतिवृष्टि क्या होता है बच्चों, कभी भी अगर विलोम या पर्यायवाची या फिर एकार्थी, अनेकार्थी ऐसे शब्द अगर आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस में ऐसे प्रश्न आते हैं जो विलोम, पर्यायवाची या फिर एकार्थी, अनेकार्थी ऐसे शब्दों से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम उन शब्दों के अर्थ को समझते हैं कि शब्द का अर्थ क्या होता है, और जैसे ही हम शब्द के अर्थ का पता लगा लेते हैं, विलोम अपने आप पता चल जाता है। यहाँ पर है अतिवृष्टि। अति मतलब होता है बच्चों ज़्यादा, यानी ज़्यादा मात्रा में, और वृष्टि का मतलब होता है बच्चों बारिश, यानी अतिवृष्टि मतलब जहां पर जो बारिश है वह ज़्यादा हो रही है। तो ज़्यादा बारिश होना यानी उसका जो विलोम होगा बहुत कम बारिश होना। तो अतिवृष्टि यानी इसका जो विलोम हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, बहुवृष्टि, यह तो ज़्यादा से ही रिलेटेड है, बहु यानी बहुत ज़्यादा। अनुवृष्टि गलत हो जाएगा, अनवृष्टि यह भी कोई शब्द ही नहीं है। अनावृष्टि जो होता है यानी कम बारिश। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि। चलिए, वैसे ही जो चौथा प्रश्न है, जैसा मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बताया था, जब मैं क्लास 6 के 2024 के PYQ को आपको बता रहा था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि आपको हिंदी व्याकरण के साथ साथ जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसमें कहानियाँ और कविताएं हैं उसको भी आपको पढ़ना है। वैसे ही जो चौथा प्रश्न आपका देख रहे हैं 9th एंट्रेंस में, वह बस की यात्रा नामक पाठ से लिया गया है। और बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक कौन हैं, तो बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक जो हैं वह हरिशंकर परसाई हैं। वैसे ही अब आपका जो 5वां प्रश्न है वह पर्यायवाची से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, मैंने आपको बताया कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा। तो पर्यायवाची को भी देखने से पहले हम एक बार थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। दिनकर जो है सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। श्याम जो है यह अंधेरा से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रोशनी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा का पर्यायवाची रोशनी नहीं होगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। इंदु यानी चंद्रमा का जो पर्यायवाची है, इन चारों में से इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। वैसे ही छठा प्रश्न है बच्चों, अंग अंग फूले न समाना। मुहावरा है एक, अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना का जो मुहावरे का अर्थ है वह क्या होगा, गुस्सा होना, बिल्कुल भी नहीं। दुखी होना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत आनंदित होना, बिल्कुल सही है। बीमार होना, बिल्कुल भी नहीं। यानी अंग अंग फूले न समाना यानी बहुत आनंदित होना। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे ही आपका क्लास 9th के या क्लास 6 के, क्लास 11th के इंट्रेंस में अगर आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता है, सिलेक्टेड लिस्ट में आ जाता है, तो आपके जो माता पिता होंगे वह बहुत खुश होंगे, यानी बहुत ही आनंदित होंगे। उनका जो अंग अंग फूले न समाएगा, हाँ, वह आप पर बहुत ही गर्व करेंगे। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं बहुत ही आनंदित होना, यानी अंग अंग फूले न समाना। बच्चों, इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और हैं प्रश्न, उसको भी हम देख लेते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है जो PYQ क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है हमारे चैनल पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह हमारे पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड, दोनों प्रश्न जो है वह हमारे पाठ्य पुस्तक जो क्लास 8 में आपकी किताब है उससे जुड़ी हुई है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि पहली बोलती फिल्म जो आलम आरा है उसके निर्देशक कौन हैं, उसके फिल्मकार कौन हैं। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक या फिल्मकार कौन थे? देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आलम आरा। यह खुद में एक सवाल है कि यह पहली बोलती फिल्म है, पहली बोलती फिल्म इसके जो फिल्मकार कौन हैं, फिल्मकार बच्चों इसके जो फिल्मकार हैं वह है अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी। वैसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां प्रश्न जो है, अंतिम प्रश्न जो है आपका हिंदी क्लास 9th एंट्रेंस में पूछा गया है, वह है सुदामा चरित नामक जो पाठ है उसके रचयिता कौन हैं, उसके कवि कौन हैं। तो सुदामा चरित को लिखने वाले कौन थे? सुदामा चरित्र नरोत्तम दास। इसके रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, जिसमें हम पढ़ते हैं कि शीश पघा न झगा तन में प्रभु जाने को वही बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अनुपाही उपानह के नहीं धामा। ये जो पाठ है उसके रचयिता कौन है? तो उसके जो रचयिता हैं वह हैं नरोत्तम दास। बच्चों इसके बाद हम क्लास 6 और क्लास 9 का जो साइंस का पोर्शन है उसके सिलेबस को जानेंगे और उसकी जो PYQs हैं, जो 30 मार्क्स के जो PYQ पूछे जाते हैं जो साल 2024 में पूछे गए हैं साइंस से रिलेटेड, उसको हम जानेंगे। और साइंस का जो 6 और 9 का जो सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे, फिर मैथमेटिक्स पर बात करेंगे। वैसे ही GS विद नमाज के इस चैनल पर आपको जो क्लास 6, 9th और 11th से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न पूछे गए हैं साल 2024 में उसको हल किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटिक्स से हो, जो भी है सबको सॉल्व किया जाएगा। और उसके बाद से एक एक टॉपिक पर हम पढ़ेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है। और हाँ, मैंने फ़ी स्ट्रक्चर की बात करी थी और फ़ी स्ट्रक्चर जान करके आपको बहुत ही खुशी होगी। जो भी छोटे बच्चे हैं जो क्लास 6 में एंट्रेंस देना चाहते हैं और उसके माता पिता जो है फ़ी स्ट्रक्चर उनको पता नहीं है कि यहाँ पर बहुत महंगी फ़ीस होगी और हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनको मैं बता दूं जो क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th की जो फ़ी स्ट्रक्चर है वह काफ़ी कम है। और काफ़ी कम, इतना कम है कि आप आसानी से उस फ़ी स्ट्रक्चर को आप दे सकें। जैसा कि मैं बता दूं कि जो क्लास 1 से लेकर के और क्लास 9 तक की जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो फीस है वह मात्र 4,920 रुपये पर ईयर है। आप समझ सकते हैं कि कितना कम फीस है। अगर मैं बता दूं, मुझे याद है कि जो मेरी क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन हुआ था उस रजिस्ट्रेशन मात्र में ही 8 से 9 हज़ार रुपये खर्च हो गए थे। और यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी स्कूलिंग जो है वह काफ़ी अच्छी है। मैं खुद वहाँ पर ट्रेनिंग दे करके आया हूँ। तो मैं उन सभी गार्जियन से यह अपील करूँगा कि अपने बच्चों को मौका दें ताकि वह एंट्रेंस में बैठें और उनको पता चले कि वह किस लेवल पर हैं, उनको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। जब वह कंपटीशन में बैठेंगे तब जा कर के उनका जो है माइंड सेटअप हो पाएगा आगे की बड़ी तैयारियों पर, जैसे कि नीट हो गया, सिविल सर्विसेज हो गए, तब उसमें वह बैठ सकेंगे। तो जैसा कि मैं फ़ी स्ट्रक्चर पर बात कर रहा था, तो मैंने लड़कियों की फ़ी स्ट्रक्चर को बताया कि जो लड़कियों का जो फ़ी स्ट्रक्चर है गर्ल्स स्टूडेंट का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वह क्लास 1 से लेकर के 9, 10 तक
उनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वह 4,920 रुपये ही मात्र है। 4,920 रुपये पर ईयर बहुत ही कम फीस है। वैसे ही अगर बच्चों की बात करें तो क्लास फर्स्ट और क्लास सिक्स्थ के जो बच्चे हैं उनकी जो फीस है वह 4,920 रुपये पर ईयर है। और 4,920 रुपये पर ईयर जीएस विद नमाज की फ़ीस नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो स्कूल हैं उनकी फ़ीस मैं बता रहा हूं, जो 4,920 रुपये है बच्चों की, क्लास फर्स्ट और क्लास सिक्स की। और क्लास 8, क्लास 9 और 10th के जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस लगभग 7,000 रुपये है। 7,000 कितना रुपए है यह भी हम देख लेते हैं। तो उनकी जो फीस है वह 7,320 रुपये। समझ सकते हैं कितना कम है। क्लास 9 10th में मैं अभी बता रहा था कि 8-9 हज़ार रुपये तो मेरी रजिस्ट्रेशन लग गई थी। हम सीबीएसई बोर्ड से 10th पास आउट किया मैं, तो उसमें 8 से 9 हज़ार रुपये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगा था। और यहाँ पर 7,320 रुपये बच्चों की टोटल फ़ीस है पर ईयर। आप इंस्टॉलेशन में भी इस फीस को आप जमा कर सकते हैं। जैसे पर मंथ क्लास फर्स्ट से क्लास 8th के बच्चों को 1,230 रुपये पर मंथ फ़ी भरना पड़ेगा। बहुत ही कम है। 1,230 रुपये तो बस वाले ले लेते हैं आजकल गाँव में। तो मैं उन सभी गार्जियन से अपील करूंगा कि जो अपने बच्चों को सिर्फ गांव या फिर छोटे शहरों में जो महंगी स्कूलें हैं वहां तक सीमित करके रखा हुआ है अपने बच्चों को, उनको एक मौका दिया जाए कि वे उड़ान भर सके और अपने आप को एक एग्ज़ामिन कर सकें, इवेलुएट कर सकें कि वह किस तरीके की प्रिपरेशन को सफल बना सकते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ख़ास करके मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा जो अपने बच्चों को गांव या फिर छोटे छोटे शहरों में महंगी स्कूलों में दाखिला करवाते हैं और वे बच्चे कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। उनके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है, अभी भी वक्त है, क्योंकि क्लास 6 और क्लास 9 का जो बैच है वह मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। सारी जानकारी आपको यहाँ यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी फ्री ऑफ कास्ट। और इसके अलावा उन बच्चों को अभी वक्त है, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वह मार्च तक है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी भी अगर आपने मन नहीं बनाया है तो मन बना लीजिए और अपने बच्चों को जो क्लास 6 और 9th के एंट्रेंस में बैठना चाहते हैं उनको एक मौका ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखते रहिए हमारे इस चैनल जीएस विद नमाज को। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना भी ना भूलिए बच्चों कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।